हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं आपका प्रश्न पत्र। जैसा आपको पता है कि आपकी परीक्षा आने वाली है, तो उसी के आधार पर बिल्कुल ऐसा ही एनएएस के तहत जो आपकी परीक्षा होनी है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेगा। और आपके अभ्यास टेस्ट पेपर 2, 3, 4 और यहाँ तक कि सप्ताह 5 का और मॉक टेस्ट का सभी का मैंने वीडियो बना दिया है। और आपकी जो एमपी बोर्ड की बुक है, भाषा भारती और इंग्लिश रीडर, उनका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर अपलोड है। अगर आप नहीं देखा तो जरूर देखें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम चलते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाएं तो आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और मैथ को भी सॉल्यूशन दूंगा, मैथ को सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपको देखिए, सबसे पहले आपको इधर अपना नाम भरना है। देखिए बच्चों, इधर अपना नाम, जन शिक्षा केंद्र, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, यदि दिव्यांग है कि नहीं, हैंडीकैप्ड, ठीक है। अब चलते हैं, निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप वीडियो को पॉज करके ये आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपके पास टोटल 60 प्रश्न होंगे, ठीक है, 15-15 नंबर के। मैथ के होंगे 15, हिंदी के होंगे 15, सोशल साइंस के होंगे 15 और आपके पास साइंस के होंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, इस तरह का आएगा आपका प्रश्न, वो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसको आपको गोला बनना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है हिंदी का, तो हम हिंदी को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्या पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पैराग्राफ नीम के पेड़ के ऊपर दिया गया है कि नीम का पेड़ कितना ही महत्वपूर्ण है और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हमारी कितना उपयोगी है, मतलब उसका हर एक एक हिस्सा उपयोगी होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, नीम की छाल कैसी होती है। तो बच्चों, नीम की छाल देखो, खुरदुरी और पपड़ीदार होती है। अब जी तो आपको पता ही है ना, कि हरी तो होती नहीं है, मुलायम तो होती है और चिकनी भी नहीं होती। तो खुरदुरी और पपड़ीदार, इसको आप आसानी से इसको पहले पढ़ लें, ठीक है, ध्यान से इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने तो पढ़ लिया है, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। नीम के फूल किस रोग के लिए, उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, नीम के फूल आंत के रोग यानी आंत रोग के लिए उपचार होते हैं। आंत आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। नीम की सूखी पत्तियां अलमारी में क्यों रखी जाती हैं। तो बच्चों, कीड़ों से बचाव के लिए। अगर हम नीम की पत्तियों को अलमारी में रखें तो कपड़ों पर जो है कीड़े नहीं लगते, ठीक है। अगला है आपका कि कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में घर के मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर है कीट पतंगों से बचाव के लिए। मतलब जो कीड़ा मकोड़ा है, वो नीम की पत्ती अगर बंधी रहे अपने द्वारे पर तो वो अंदर नहीं आते हैं। बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो में बने रहें, ठीक है। अगला है, नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, नीम अद्भुत वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है, चाहे वो अपन उसकी छाल, उसकी लकड़ी, उसकी पतली डाल, उसकी पत्तियां, उसके फल, मतलब एवरीथिंग, ठीक है बच्चों, सब उसके हिस्सा उपयोगी होता है, इसलिए इसको अद्भुत वृक्ष कहा जाता है। इसके बाद आपको फिर से एक पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें अलग अलग हैं जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लोग। पहली में हेमा है, फिर अली है, फिर रजत है। रजत अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसको आप पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। फिर जॉन है। इसके बाद देखो, गोलकुंडा और ताजमहल में समान बात क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें समान बात क्या है कि दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराने इतिहास की गवाह, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब बहुत प्राचीन। तो दोनों जो इमारतें हैं वो बहुत प्राचीन हैं, ठीक है। फुटबॉल की, अब क्योंकि देखो ये बाकी तो आ नहीं सकते ना आपकी, ठीक है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों, फुटबॉल के बारे में यह कथन सही नहीं है। देखो, मैं आपको बड़ा करके बताता हूं इसको। देखो, जो फुटबॉल है उसके बारे में यह कथन सही नहीं है कि यह केवल गोलकीपरों का खेल है। तो बच्चों, क्या आप जी बताइए, क्या फुटबॉल को केवल गोलकीपर खेलते हैं क्या। नहीं ना। तो फुटबॉल को तो खिलाड़ी और गोलकीपर को दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका चौथा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। छोटे पौधे को कैसे पहचानेंगे। तो भैया, छोटे पौधे को हम इस तरह से पहचानेंगे कि पौधे के पास हम उसकी चिट चिपका देंगे नाम लिख के, ठीक है। तो पेड़ों के नाम पौधे के पास लगाए जाएंगे। तो पेड़ों के नाम आपने देखे होंगे कभी कभार, पेड़ों के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है, पौधों के पास। तो इस तरह से हम उनके नाम पहचान सकते हैं। सोमा किस चीज में अच्छी है। तो बच्चों, सोमा जो है चित्रकारी में अच्छी है। जैसे आप इस प्रकार इधर से देखेंगे तो देखो, आपको दिख रहा होगा, देखो इधर से, मेरी कक्षा की सोमा पोस्टर की डिजाइन कर रही है, उसकी चित्रकारी में रुचि है। तो मिल गया ना इसका आंसर। तो सोमा किसमें है, चित्रकारी में, बढ़िया है, परफेक्ट है। अगला है, हेमा और अली के कौन से समान है शौक।
तो भैया जो हेमा है और अली है, उन दोनों को नई चीजों और स्थानों को खोजना पसंद है। ठीक है, उनको नई चीजों को खोजना और स्थानों को, नए नए स्थानों में घूमना फिरना भी पसंद है हेमा और अली को। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए विज्ञापन को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों नीचे दिए गए विज्ञापन को देखना है और प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। तो उत्तर देते हैं हम। देखो, एक पोस्टर आपको दिया गया है, ये पोस्टर में गांधी जी छपे हुए हैं, बाहर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। मतलब ये पोस्टर किस मिशन की ओर अग्रसर है? स्वच्छ भारत, मतलब सुंदर भारत, साफ सुथरा भारत। किसके द्वारा जारी किया गया है? पूर्वोत्तर रेलवे, स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वस्थ भारत रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या? इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है सफाई के लिए प्रेरित करना, मतलब लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना। अगला है खुद वो बदलाव बनिए जो दूसरों में आप देखना चाहते हैं, मतलब ऐसा बदलाव बनिए जिसमें आप दूसरों में वो देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मतलब खुद बदलो जब तो तुम्हें दूसरों को बदलोगे, है ना। तो इसका सही है खुद में बदलाव की शुरुआत, दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। मतलब अगर दुनिया में आप बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप में बदलाव कीजिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्या करने से जुर्माना हो सकता है? तो बच्चों रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से जुर्माना हो सकता है। रेल परिसर में, नहीं रेलवे लाइन पे या फिर रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या कहीं आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक लड़की ने अपने पिता से कहा कि आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए। तो बताइए विज्ञापन की कौन सी बात इस पर लागू होती है? तो बच्चों कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यही बात जो है विज्ञापन की इस बात पर लागू होती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है भारत को साफ सुथरा बनाना, भारत को स्वच्छ बनाना। यही जो है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। अब आ गई है मैथ, तो आप पेन कॉपी लेकर ही बैठे, मैथ को हम सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट। ओके, देखिए बच्चों मैथ का पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक दिन के बराबर होगा? तो बच्चों आप ये बताइए, मैं आपको पॉइंट भी क्लियर करता जाऊंगा। देखिए 12 गुणे 12 घंटे, तो आप जी बताइए 12 गुणे 12 होते हैं 144। तो क्या 144 घंटे होते हैं दिन में? नहीं, तो पहला तो होने वाला नहीं है। ठीक है। ए है मिनट, ठीक है, तो 60 मिनट। आप जी बताइए 60 मिनट मतलब कितने होते हैं? 1 घंटा। ओके, तो 1 गुणे 24, ठीक है, अगर हम इसको घंटे को, इस मिनट को हटा के घंटा लगा दें तो 60 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 गुणे 1 बराबर 24 घंटे। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक दिन के बराबर है। ये एक दिन के बराबर नहीं है क्योंकि अगर 1/365 आता तो ये एक दिन के बराबर होता, ये भी नहीं है। ठीक है, 24 गुणे 12 गुणे 60 ये भी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कितने हो गए टोटल? 24 गुणे 60 मिनट। ठीक है, यही आपका सही है, एक दिन का बराबर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या 5x अपॉन 8 माइनस 3x अपॉन 8। तो बच्चों हर जिसके समान होते हैं उसको डायरेक्ट हम बिना एलसीएम के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हर 8 है तो 8 रख दो। 5x में से 3x घटाएंगे तो बचेंगे 2x। ठीक है, एक मिनट, 5x में से 3x घटाएंगे तो बचेंगे अपने पास 2x। ठीक है, और ये कट गया, 2 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी x/4 बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा x/4। ओके, अगला है कि ABCD एक चतुर्भुज है, इसको छोटा कर लेता हूं मैं। ABCD एक चतुर्भुज है, एक अन्य चतुर्भुज है PQRS। तो मैं अन्य चतुर्भुज इसके अनुसार बना देता हूं। एक अन्य है PQRS। ठीक है, तो ये हो गया P, जे Q, जे R और जे S। ठीक है, अब ठीक है, अब कहा गया है कि P और S, जो P और S हैं जी 80-80 के हैं। तो आप जी बताइए JSC का है और JSC का है। ठीक है, तो बाकी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बाकी 364 डिग्री होता है अंदर का त्रिभुज का। जिस प्रकार 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का जोड़, इसका 300 कितना होता है? इसका होता है 360। ओके ओके, 18 दूनी 36, 360 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका होता है 360। ओके, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों इसी के अनुसार हमने PQRS बनाया था। तो देखो इस तरह के आप ये बताइए क्या PQRS, अब ये बताइए इधर ये 80 है, ठीक है, ये वाला कैसा है? 80 है। तो ये वाला क्या 90 हो सकता है? नहीं, ये वाला 90 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ये वाला 90 नहीं हो सकता। तो आप इसको तो भूल जाइए।
पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं, ये भी गलत बात है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ए बी सी डी सी के क्षेत्रफल से कम है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सही हो जाएगा कि पी क्यू और ए बी बराबर हैं। अगर आपसे कहा गया है कि इन दोनों की जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पी क्यू आर एस जो है ए बी सी डी के बराबर है। देखो इधर तो बराबर है, तो पी क्यू जो होगा वो ए और वो पी क्यू होगा और ए बी होगा, वो बिल्कुल सेम भुजाएं होंगी, ठीक है। अगला है, रीटा और रेनू की कक्षा में पढ़ती हैं, इन तीनों विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन उचित है। तो बच्चों आप ये बताइए, इनके औसत प्राप्तांकों के विषय में निम्न कथनों में से उचित कथन बता दो। औसत कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखो बच्चों, इन तीनों का जोड़ और 3 से भाग, और इन तीनों का जोड़ और 3 से भाग, तो इन तीनों का जोड़ तो बराबर आ रहा, ठीक है। इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा? देखो इन तीनों को जोड़ेंगे आप, इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, मतलब रीटा की और रेनू के नंबर को जोड़ देंगे, बराबर बराबर आ रहा है, और 3 से भाग दे दो आप, तो उनका औसत जो है बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि रीटा और रेनू की औसत अंक बराबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है पाई चार्ट, उसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। देखो बच्चों, बाल विद्यालय ये है, ठीक है, बालिका विद्यालय आपका ये है, ठीक है, सह विद्यालय आपका ये है, और आपसे कहा गया है सायंकालीन विद्यालय, तो वो बच्चों आपका ए है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, सह शिक्षा विद्यालयों की संख्या बाल विद्यालयों से अधिक है, तो आप जो बताना है सह शिक्षा विद्यालय मतलब इसकी जो संख्या है वो बाल विद्यालय से अधिक है क्या? बाल विद्यालय जी है, तो ऐसा तो नहीं है, बाल विद्यालय ज्यादा है, ठीक है। देखो मैं आपको डायरेक्ट ले चल रहा हूँ सही क्वेश्चन है, सही आंसर पे। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कि बालिका विद्यालयों एवं सह शिक्षा विद्यालयों की कुल संख्या, जैसे बालिका विद्यालय कौन सा है? बालिका विद्यालय है आपका ए वाला, और सह शिक्षा विद्यालय ये वाला, तो आधा कवर करती हैं पूरा, ठीक है। कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या अलग है, बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है, तो इसकी संख्या से जी दोनों की संख्या अधिक है, ठीक है, मिला के, तो बिल्कुल सही बनता है आपका चौथा आंसर, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सी सूची में संख्या अधिकतम से निम्नतम, मतलब कि अधिकतम से निम्नतम मतलब अवरोही क्रम में, यानी ज्यादा से कम की ओर है। तो बच्चों सबसे देखो चारों क्वेश्चन है ना, 4 ऑप्शन है, उनमें संख्याएं तो बराबर बराबर दी गई हैं, ठीक है। तो आप बस एक संख्या देख लो जो सबसे बड़ी है वो सबसे पहले रखी हो। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा चौथा, क्यों? इसी में आपकी सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी ये रखी है, ठीक है। अगला है बोर्ड मास का सवाल। बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले हम करते हैं बच्चों क्या, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, सब मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इसमें बच्चों केवल प्लस है और गुणा है, देखो इधर प्लस लगा है, इधर गुणा लगा है, ठीक है। तो पहले हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा को अगर सॉल्व करें तो 5/14, वो इधर जाएगा 6/21, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अपन, तो अपन करेंगे क्या, 6 3 दूनी 6 और 30 7 21, ठीक है। और इधर कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 7 14, तो जो हो जाएगा 5/14, ठीक है। इधर आ जाएगा 5/14 और 5/7 प्लस 5/14, एलसीएम आ जाएगा आपका 14, 7 का 2 बार पड़ा तो 7 दूनी 10 प्लस 14 एकम 14, तो एक बार, तो 15/14 आ जाएगा आंसर आपका। कितना आ जाएगा? तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 40/49। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 5/49, और 5/49 प्लस 5/7, इन दोनों को अगर हम जोड़ करेंगे, एलसीएम लेके कर दो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से या किसी भी तरह से, तो 40/49 आपका आंसर आना चाहिए। अगला है 30 सेंटीमीटर पतले त्वार द्वारा एक आयत बनाया गया, तो आयत का परिमाप तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि परिमाप होता है उसकी चारों तरफ की भुजा, तो भुजा का जोड़ है उन्होंने बोले ही है कि 30 सेंटीमीटर का तार है। तो इस आयत की चौड़ाई है 8, वो 6, तो इसकी लंबाई क्या होगी? देखो बच्चों, अगर हम एक आयत बना लें, अगर इसकी चौड़ाई 6 है, ये भी 6 हो जाएगी, मतलब आमने सामने की तो बराबर होती है ना आयत की, तो 6 और 6 हो गया 12। अब 30 में से 12 घटा दीजिए तो बचे आपके पास 18, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब जो है उसकी लंबाई हो, उसकी चौड़ाई होगी, आपकी लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है, एक नया पुल बनाया गया जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगने वाला समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया। दोनों शहरों के बीच में कितनी प्रतिशत की कमी आई? तो देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, देखो क्या किया, क्या कहा, पहले 50 मिनट लगते थे, अब लग रहा है 40 मिनट, ठीक है। तो कितना घट गया? 10 घट गया, 10 × 100 कितने में से? 50 में से,
क्यों, पहले 50 लगती थी तो अब 10 कम हो गए, तो इसको सॉल्व कर दो, 50 से जिगड़ जाएगा 2 बार में, और 10 दूनी 20, तो यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा। अगला है एक वर्ग पट्टी का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो वर्ग पट्टी यानी वर्गाकार है, तो वर्गाकार मतलब इसका आ जाएगा आपका रूट निकालना पड़ेगा आपको, 7, 0, 5 और 6। तो रूट निकालना आपको आना चाहिए, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि से, एक वर्गमूल विधि से। तो अगर 7, 0, 5, 6 का हम अभाज्य गुणनखंड लें, इस विधि से भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसके 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा आपका 28, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, तो इस तरह से आप 2 से काटते रहेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है यानी इसका वर्गमूल जो है निकलेगा 7056 का वर्गमूल निकलेगा 84। यही आपकी जो है क्या होगी, आपकी भुजा होगी, ठीक है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जब आपके पास भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर बराबर अगर 7, 0, 5 है तो इसका ए स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा इधर से और रूट चढ़ जाएगा तो ए निकल आएगा, रूट निकालिए इसका, तो 84 आ जाएगा, जो ए मतलब भुजा है, तो 84 आपका राइट आंसर है। अगला है नीचे दिए गए छोटे चित्र में छोटे ब्लॉक को जोड़कर एक नया ब्लॉक बनाया गया, यदि सभी छोटे ब्लॉक के एक माप के हैं तो किस बड़े ब्लॉक का आयतन भिन्न निम्न में से भिन्न होगा। मतलब कि ये कहा गया है, तो देखो बच्चों, यदि सभी ब्लॉक का साइज एक ही है तो इसमें आप ये गिन लो कि जिस चित्र में ब्लॉक अलग अलग हैं वही अलग हो जाएगा। जैसे देखो इसमें गिनेंगे तो आप 12 ब्लॉक मिलेंगे आपको, ठीक है, इसमें गिनेंगे तो उसमें भी 12 है, इसमें भी 12, लेकिन इसमें जो है 8 ब्लॉक हैं, इसलिए इसी का जो है आयतन जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला है रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी है, तो देखो दोनों हैं, एक तो रवि है और एक उसका पिता है, ठीक है। रवि के पिता की आयु रवि की आयु से 3 गुनी से 5 अधिक है, तो रवि से 3 गुनी से 5 अधिक, अगर रवि की x है तो इसकी पिता की होगी x 3x माइनस 5 यानी +5, है ना। तो अब रवि के पिता की आयु x वर्ष है, तब रवि की आयु कैसे प्रदर्शित की जा सकती है, देखो बच्चों मैं आपको बताऊं। तो देखो बच्चों, अब इधर तो उनने किसकी पूछ ली, रवि की आयु पूछ ली, और रवि की आयु को देखो उनने रख दिया, जैसे मान लीजिए कि उनके पिता की आयु उनने बोल दिया कि पिता की आयु x है, तो रवि की कितनी होगी, तो पिता की आयु की 3 गुना, मतलब पिता की 3 गुनी आयु है ना रवि से, तो जब पिता की 3 गुनी है तो रवि की होगी पिता की आयु से 3 1/3, ठीक है। और इसमें 5 प्लस है तो इसमें 5 घटाने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें 5 जोड़ दिए थे तो अपने इसमें 5 घटाने पड़ेंगे, इधर गुणा किया तो इधर भाग कर दिया, तो इस तरह से आंसर नंबर जो है आपका आंसर नंबर जो है आपका चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है एक दंडारेख दिया गया है, दंडारेख में आपको इसका सही आंसर जो है आपको पता करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंडारेख में से महीने ज्ञात कीजिए जिनमें बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। देखो बच्चों, फरवरी में 30 मेगावाट और अप्रैल में 60 मेगावाट, तो इन दोनों का अंतर तो 30 हो रहा ना, तो फरवरी और अप्रैल में जो है 30 मेगावाट का अंतर है। नीचे दी गई एक रेखा को किसका परिणाम अधिकतम है, तो बच्चों 0, देखो अधिकतम बोला ना उसने, तो नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, निम्न में से किसका परिणाम अधिक है। अब देखो P, देखो ये 0 है, ठीक है, ये क्या है 0, तो इधर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर से देखो जे है 3 -3 पर, 1, 2 और 3, ये -3 पे है, 1, 2, 3 और 4, ये ये +4 पे है, तो देखो 4 और 3 इसमें अगर हम जोड़ेंगे -3 + 4 इस पहली वाली में, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। दूसरे वाले में -3 सॉरी अच्छा P + Q, ठीक है, तो P + Q को जोड़िए, तो P हमने रखा था 4 और इधर Q है, इधर आपका P + Q, तो हो जाएगा आपका 1, ओके। इधर देखिए Q - P, तो Q है आपका 4 और माइनस करना है P, तो -P, तो जो हो जाएगा 4 + 3 = 7, ठीक है। अगला है इन दोनों का गुणा, तो गुणा जो है आ जाएगा आपका -3 और 4 का गुणा आ जाएगा आपका 4 × 3 = 12 माइनस का, और भाग देंगे तो और कम आएगा, तो इसका मतलब सही आंसर है आपका Q - P, जो बिल्कुल सही है, जिसका आंसर 7 आ रहा है, ठीक है बच्चों। पूर्णांक का सवाल है, पूर्णांक अगर आपने पढ़े होंगे तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। 5 की घात 200 किस संख्या का मान है, तो उसके मान है 5 की घात 200, जो हो जाएगा तीसरा। क्यों, यदि आधार बराबर हो तो घातों का जो है जोड़ हो जाता है, तो 5 की घात 200 हो गया। एक कार 2 घंटे में 4
60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की गति क्या है। तो बच्चों अब आ गई है आपकी विज्ञान, ध्यान से, ठीक है। तो एक कार 2 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो गति क्या है, गति बराबर दूरी, दूरी हो गई आपकी, ठीक है, और नीचे हो गई चाल, तो 2 से काटेंगे तो 30 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 4 विद्यार्थियों ने परख नली में उबालते हैं, क्या कुछ भी मान लो, पानी उबालते हैं, वे अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखते हैं। तो सबसे, देखो मैं बताऊं, सबसे तेज जो ज्वाला होती है वो बाह्य क्षेत्र में होती है बच्चों। क्यों? बाह्य क्षेत्र में जो नीले कलर की जो ज्वलित प्रज्वलित होती है लाइट, वही सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ए है ना, उसका पानी सबसे पहले उबलेगा, ठीक है। पहला नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। एक किसान गुलाब की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन का कौन सा तरीका प्रयोग में लाएगा। तो देखो बच्चों, गुलाब की खेती के लिए आपको कलम याद रखना, कौन सा, कलम का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो है गुलाब की खेती के लिए कलम जो है आप बांध दीजिए उसमें टाइट, एक दूसरे पेड़ में, उसमें ही वो उग जाती है, ठीक है। अगला है, आपके विद्यालय के प्रांगण में एक वृक्ष है, यह पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देता है, इन पत्तियों के निपटान का सर्वोच्च तरीका कौन सा है। तो देखो बच्चों, इन पत्तियों के निपटान का सर्वोच्च तरीका है, पत्तियों को आसपास के जल क्षेत्र में नहीं बहाना है, बल्कि पत्तियों को गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बना देना है, उनको सड़ा गलाकर उनको अपघटित कर देना है, जिससे बढ़िया खाद बन जाएगी वो, ठीक है। अगला है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, ठीक है। परावर्तित किरण कौन सी होगी। देखो बच्चों, परावर्तित किरण वो होती है जो दर्पण से टकराकर, आपतित किरण होती है आने वाली और परावर्तित किरण होती है जाने वाली। तो देखो, किरण ए, किरण बी, किरण सी, किरण डी। तो देखो, इसकी जो आपतित किरण है वो एक ही एंगल में जाती है, यानी जो एंगल बी है ना, जी बी किरण, ये आपको सही आंसर है, ठीक है। हमेशा कोई भी किरण जिस एंगल में आती है उसी एंगल में जाती है, यानी आई तो इस एंगल में है तो वो ऐसी नहीं जा सकती, वो जाएगी इसी एंगल में। एंगल बराबर बनना चाहिए, मतलब यहाँ जो एंगल बना वही यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है। संपर्क बल होता है कौन सा, तो घर्षण बल होता है। जब कोई चीज एक दूसरे से घिसती है तो बिना संपर्क में आए कहाँ घिस सकती है ना, तो तभी जो है संपर्क बल घर्षण बल से संबंधित है। अगला है, एक बॉल बिंदु ए से छूटकर विभिन्न प्रकार की क्षैतिज सतहों पर जाती है, किस सतह पर बॉल अधिकतम दूरी तय करेगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शीशा यानी कांच अगर होगा तो जो बॉल है वो अधिकतम दूरी तय करेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण ही नहीं होगा, जब घर्षण नहीं होगा तो रुकेगी ही नहीं, दूर तक जो है अगर घर्षण बढ़ता है तो वो रुक जाती है, ठीक है। तो शीशा जो है बिल्कुल सही होगा, चिकनाहट है तो घर्षण कम होगा। अगला है, किस शहर में हिमपात हुआ। तो बच्चों, हिमपात जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका शहर डी में, ठीक है। शहर डी में हिमपात हो जाएगा, हिम मतलब बर्फ की वर्षा, ठीक है, बर्फ गिरना। अगला है, कौन सा कथन उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। तो बच्चों, इसमें उदासीनीकरण जो है वो दर्शाएगा, तो देखिए बच्चों, जब अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन जब कोई फर्क ही ना पड़े तो समझ लीजिए वो न्यूट्रल है, ना अम्ल है ना क्षार है, वो उदासीन जल है। तो इसमें आपका सही आंसर, तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, कि क्षारीय मृदा में अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना। जब मृदा भी क्षारीय है और ये भी एक प्रकार का क्षार ही है, यानी बेस, ठीक है बच्चों, तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। अगला है, आगरा में ताजमहल के आसपास अनेक उद्योग हैं, जिससे क्या हो रहा है, ताजमहल को हानि पहुंच रही है, किसकी वजह से, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब कि हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कि जो पानी बरसता है तो उसमें क्या होता है, अम्ल यानी एसिड मिलके बरसता है, जिससे ताजमहल पर गिरता है तो ताजमहल की जो है उसका कलर खराब हो रहा है, उसकी है ना हानि पहुंच रही है उसको। रेशमा ने दुर्घटनावश अपने हाथ एक ज्योति पर रखा और तुरंत वापस खींच लिया, मतलब आग पर, उसे ऊष्मा की अनुभूति हुई। या किसके संवेदन द्वारा। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो भी जलन होती है, दर्द होता है ना, भावनाएं हैं, ये सब तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होती है, नर्व सिस्टम यानी नर्व सेल द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोगी है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव के लिए बच्चों आपको सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तापीय प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव के लिए विद्युत घंटी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, विद्युत घंटी, ठीक है। अगला है, विद्युत घंटी जो है चुंबक की वजह से होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब ये भौतिक परिवर्तन है जिनको
उल्टा किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तनों को उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है कोयले को जलना, यानी कोयला एक बार अगर जल में मतलब जल जाए तो उसको दोबारा जो है अपन रिफॉर्म नहीं कर सकते, दोबारा कोयला नहीं बना सकते। बाकी को जल का भाप और भाप से जल बना सकते हैं, ठीक है। नमक को पानी से अलग कर सकते हैं, मोम को फिर से अपन पिघला कर जमा सकते हैं। पौधे में श्वसन कब होता है? तो बच्चों पौधे में जब श्वसन होता है कब? पौधे में श्वसन होता है केवल दिन के समय, ठीक है। तो दिन के समय जो है पौधे में श्वसन होता है। नीचे दिया, एक मिनट, नीचे दिए गए हुए खाद्य चित्र को दिखाता है खाद्य जाल में उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता तीन तीर दिखाए जाने वाले खाने वाले जंतुओं को जोड़ती है। बताना क्या है, कौन सा कथन सही होगा? प्राथमिक उपभोक्ता पौधा खाती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, हाँ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता जो है पौधे खाते हैं। प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, देखो प्राथमिक उपभोक्ता दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये वाले जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो ये जो कहते हैं पौधे खाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। तो हाँ देख लिया, इसमें क्या करना है, छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत पाई जाती है? जो छायांकित क्षेत्र है इसमें बच्चों कौन सी फसल, इसमें जो है आपका धान यानी चावल जो है बहुतायत पाया जाता है, धान यानी चावल, इसमें हमारे ख्याल से चावल ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? तो बच्चों खुद को बचाने के लिए अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे, बस सीधी सी तो बात है। अब मदद के लिए तो पुकारेंगे नहीं, ना शिक्षक के निर्देश का आदेश वो करेंगे, जब तक करेंगे जब तक तुम खुद को बचा ही सकते हैं, ठीक है। जहां है वहीं शांति से बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो अपने सबसे सही सटीक ऑप्शन बैठता है कि अपने सिर को ढककर उसे बचाएं, ठीक है, किसी ना किसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन, अच्छा अब आ गया आपका सोशल साइंस, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बहुत यूजफुल है आपके लिए। निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? तो बच्चों इसके सही कारण थे, तो देखो, मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, क्या है, अपने जो है हाथ से बनाते थे, लेकिन ब्रिटेन से जो है अंग्रेज क्या करते थे, सस्ती मशीनों से इंग्लैंड से कपड़ा मंगवाते थे, जिससे हथकरघा यानी जुलाहे जो हैं वो उनका जो काम तमाम हो गया, मतलब भी ठप हो गए। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा जलवायु 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से 10 डिग्री साउथ के अक्षांश के बीच है? तो इसका सही आंसर है बच्चों भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक जो है सुधार हुआ? तो बच्चों इसका सही आंसर है सती प्रथा का जो अंत है वो बिल्कुल सही हुआ, यानी अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा का अंत बिल्कुल सही कर दिया गया, ठीक है। सती प्रथा में अगर जिसका पति चला जाए, वो देहांत हो जाए, तो पत्नी को भी उसके साथ जलना पड़ता था। अगला है, मृदा परिच्छेदिका का चित्र दिया गया है आपको। इस मृदा परिच्छेद कृषि के लिए सबसे उपयुक्त परत है, तो बच्चों कृषि के लिए सबसे उपयुक्त परत ए है, यही पे तो कृषि होती है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें, तो ठीक है अवलोकन कर लिया। ये किसका है, नीचे दी गई पहचान बच्चों, नदी विसरण, नदी विसरण मतलब नदी जब ऐसे 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 जो है अपना वो मोड़ लेती है ना, तो वो विसर्प कहलाती है, ठीक है बच्चों। अगला है, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका कि नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का होने का संदेह था लोगों को, इसलिए जो है मेन मुद्दा तो यही था, ठीक है। अगला है कि लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है, इस स्थिति में भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार का हनन होता है? तो बच्चों ये होता है आपके कौन सा, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब बाल श्रम जो है, जब उसकी शिक्षा का दिन है तो शिक्षा ना करके वो जो है काम कर रहा है, तो इसमें शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, उसको वो बाल काम करने लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्था कानून बनाती है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कानून जो है कौन बनाता है, कानून जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि संसद जो है ना, संसद भवन, वहां पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। कानूनों का संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखना। तो निम्न में से कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो संसद कानून बनाती है, लेकिन कानूनों का जो है सुरक्षा है ना, कानूनों की रक्षा और कानूनों का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, इसका जो है सर्वोच्च न्यायालय से बनता है। अगला है, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? तो बच्चों भारत में स्थानीय सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यह भारतीय संविधान के जीने का अधिकार का हिस्सा है,
स्थानीय सरकारों के पास कोई काम नहीं है, भारतीय कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुमति नहीं देता, लोग यह कार्य गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? तो बच्चों रेलवे जो है केवल सरकार द्वारा दी जाती है, बाकी तो प्राइवेट भी चलते हैं। ठीक है, अगला है, मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था अनुमति देने में सक्षम है? तो बच्चों इसके लिए जो है आपको, अगर आपको स्कूल खोलना है तो देखो कौन सी संस्था जो है आपको नया स्कूल खोलने में अनुमति देगी? तो बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए आपका राज्य सरकार जो है आपको सक्षम है, आपको जो क्या देने में, अनुमति देने में, राज्य सरकार। ठीक है, अगला है, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है भाई, मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और अजमेर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ और अजमेर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो बच्चों आपको दिख रहे होंगे चित्तौड़ और अजमेर जो है राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, और अभी भी हैं, उसमें क्या है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला है 60वां क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मान लीजिए आपको अपनी कक्षा में 2000 पेन खरीदने हैं, उनमें से आप कौन सी दुकान पर जाना पसंद करेंगे? थोक की, साप्ताहिक की, फुटकर की, या गली की? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा थोक स्टेशनरी की दुकान पर हम जो है जाना चाहेंगे। इस तरह से आपका जो पेपर है आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। टेक केयर।